हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो बच्चों, सूर्य क्या है? एक तारा है और इसके पास क्या है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, आसमान में जो है बहुत सारे सूर्य के समान तारे हैं, पर वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। और असल में उनका जो साइज जो है वो सूर्य से भी बड़ा है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। तो बच्चों, जो तारे जो होते हैं वो मिलकर एक आकृति बनाते हैं अलग अलग तरीके के। अगर आप तारों को देखेंगे तो वो बहुत सारी आकृति बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर भी इस तरह की एक नक्षत्र मंडल है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। देखो, ये तारों द्वारा बनाई गई एक आकृति है। इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। सप्तऋषि ये 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति को से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो बच्चों, ये आपके लिए टास्क है। आप रात के समय अपने घर के बड़ों से किसी से भी कहो, वो आपको तारे और नक्षत्र मंडल की पहचान करवा सकेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं या कहा जाता है। ये देखो बच्चों, इमेज में यह ध्रुव तारा, ये हमेशा उत्तर दिशा को ही संकेत करता है और ये हमेशा सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है तारों में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। देखो बच्चों, ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कहाँ पर रहता है? उत्तर की दिशा में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं बच्चों? ये देखो, तो ये सप्तऋषि तारे की
सप्तऋषि की तारों की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान को कर सकते हैं। और वैसे भी एक इसकी पहचान ये होती है कि ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। चित्र 1 आप में देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। ये देखो बच्चों, जैसे मैंने ये बनाई है लाइन, ये देखो एक काल्पनिक रेखा मैंने बनाई है और ये कैसे ध्रुव तारे की ओर इंगित कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। तो ग्रह क्या होता है बच्चों? जैसे कि पृथ्वी है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। ये किससे प्रकाश लेता है? ये सूर्य से प्रकाश लेता है और ऊष्मा भी सूर्य से ही लेता है। ऊष्मा क्या होता है बच्चों? हीटिंग या गर्मी। और प्रकाश क्या होता है? उजाला। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो बच्चों पृथ्वी का क्या मतलब होता है? प्लेनेट का चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या बच्चों? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। देखो बच्चों, जैसा मैंने बताया, पृथ्वी अपना पूर्ण ऊष्मा एवं प्रकाश कहाँ से ग्रहण करती है? ये सूर्य से ग्रहण करती है। और सूर्य क्या है? वह एक तारा है। और तारे और ग्रह में आपको फर्क समझ में आया बच्चों? तारा जो होता है उसके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, ये उसकी एक पहचान है। तो ग्रह क्या होता है? उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, सबसे नजदीक तारा कौन सा? सूर्य ही तारा सबसे नजदीक पृथ्वी के। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें वैसी ही दिखाई देगी जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बच्चों ग्रहों का चार्ट है, इसे आप रीड कर सकते हैं दूरी के हिसाब से और देख सकते हैं ये क्या? सूर्य है। और सूर्य के बाद क्या? सबसे पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या है? शूद्र ग्रह। और ये शूद्र ग्रह क्या है? ये छोटे छोटे डॉट डॉट पत्थर टाइप के हैं, जो कि पहले कहा जाता था ये भी ग्रह ही थे, पर ये टूट के बिखर गए हैं। और आगे देखते हैं। बृहस्पति के बाद क्या बच्चों? शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बाद क्या है? यूरेनस। और यूरेनस के बाद क्या? नेपच्यून। तो ये बच्चों ये क्या? पृथ्वी का वो सूर्य से जो ग्रह है उनकी दूरी है, और ये हमेशा एक पथ पर ही चक्र करते हैं। देखो ये निश्चित दूरी है सबकी एक। अगर इनकी दूरी बिगड़ जाए तो दिन और रात भी बिगड़ सकते हैं और हमारा सौरमंडल भी बिगड़ सकता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे पढ़ते हैं। सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र क्या होता है बच्चों? देखो ये गोला है और ये इसका केंद्र है। ये क्या हो गया? सूर्य है। और इसके बाद सारे ग्रह हैं, जैसे कि पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, ऐसे करके आगे सारे ग्रह हैं। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और ये कैसे बना है? गैसों से बना हुआ है और बहुत ही विशाल आकार में है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल इतना है बच्चों कि ये पृथ्वी और सारे अन्य ग्रहों को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे क्या है? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून।
चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आप याद रखने के लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया, इसको याद रख सकते हैं, वैसे बिल्कुल इजी है। सौर मंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे कि ये सूर्य और सूर्य से बुध ग्रह एक निश्चित दूरी पे, और उससे भी एक निश्चित दूरी पे क्या, शुक्र ग्रह है, और उसके बाद पृथ्वी है। तो इनके बीच में जो एक दूरी है वो हमेशा समान रहती है, और ये ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है बच्चों? ये देखो, दीर्घवृत्ताकार इसे ही बोलते हैं। यह कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो बुध ग्रह को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में बच्चों ऐसे कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र ग्रह कैसा बच्चों? बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है, पर ये इसमें रहने लायक अभी नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के थोड़ा नजदीक, मतलब सूर्य के थोड़ा नजदीक है, और यहाँ पे पानी भी नहीं है और वायुमंडल भी नहीं है, पर ये आकार में बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है। बस यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2020 यूवी सीरस तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहे जा सकते हैं। ये क्या बच्चों? ये इनका साइंटिफिक नाम है। अब प्लूटो को बच्चों एक ग्रह नहीं माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये छोटे आकार में है। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो बच्चों ये सूर्य है और इससे तीसरा ग्रह है, जैसे कि ये, और इसके बाद ये पृथ्वी। पहला कौन सा? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और साइज में ये सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसे आकार को भू-आप कहा जाता है। इसके आकार को भू-आप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं हमेशा चित्रों में, तो उसे हमेशा पूरा गोल दिखाया जाता है, पर वो हमेशा पूरी गोल नहीं है। वो कैसा है? उसका नॉर्मल आकार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा, ऐसा, वैसा और ऐसा। ये क्या है? ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है, और बाकी इधर से गोल आकार में। चलिए आगे पढ़ते हैं। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो बच्चों जीवन कहाँ पे मौजूद है? केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी पर ही आपको इंसान और जानवर और तरह तरह के पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई देंगे, और किसी ग्रह पर ये सब चीजें अभी मौजूद नहीं है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्यों अद्भुत ग्रह है? क्योंकि यहाँ पे जीवन मौजूद है, यहाँ पे वायु मौजूद है, ऑक्सीजन जैसी, जिसके वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर रह पाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो बच्चों पृथ्वी पर कितना पानी है? 2/3। 2/3 कितना हो गया? ये देखो, 1, 2 इतना पानी है, और इतने से लैंड में केवल लोग और जानवर रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। तो बच्चों चंद्रमा पृथ्वी से कितना बड़ा है? 1/4 ही बड़ा है। मतलब अगर पृथ्वी का साइज इतना है, तो ये बच्चों 1/4 पृथ्वी और चंद्रमा का साइज केवल इतने के बराबर है पृथ्वी के। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। और ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये सबसे नजदीक है। दूसरे तारे हमसे बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर है, पर ये हमसे केवल कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है केवल। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा किलोमीटर के हिसाब से कि चंद्रमा हमसे कितनी दूर है। कहाँ तो ये लाख में, और कहाँ दूसरे ग्रह हैं जो वो उपग्रह है वो करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। चलिए आगे पढ़ते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो बच्चों ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये इसको ऐसे पूरा घूमने में कितना दिन लगाता है? 27 दिन लगाता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को पूरा करता है। अक्ष पे कैसे चक्कर करता है बच्चों? जैसे कि ये गोल भी घूमता है और ये पृथ्वी के ऐसे भी घूमता है। कैसे घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है और अपनी इसकी खुद की गति भी गोल गोल होती है। तो इसे गोल पूरा घूमने में भी 27 ही दिन लगते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी 27 दिन ही लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो ऐसे ऐसे जब ये पूरा घूमता है 27 दिन में और ये धीरे धीरे ये भी 27 दिन में चंद्रमा खुद भी धीरे धीरे घूमता है, तो जब ये यहाँ पर आ जाता है तब भी हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। यह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो बच्चों चंद्रमा कैसा है? वहां पर गड्ढे हैं, पर्वत है, मैदान भी है। और ये कब दिखाई देते हैं? हमें पूर्ण चंद्रमा वाली रात को दिखाई दे देते हैं। छाया कैसे बनाया जाता है बच्चों? जैसे कि आप चंद्रमा को अगर गौर से देखेंगे पूर्णिमा वाले दिन तो आपको गड्ढे और कुछ काला काला सा दिखाई देगा, उसे ही छाया कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं शूद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शूद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो बच्चों ये शुद्ध ग्रह जो पत्थर टाइप के दिख रहे हैं ये कैसे हैं? पहले ये भी ग्रह के ही जैसे होते थे, ये ग्रह का ही हिस्सा होते थे पर ये टूट के बिखर गए हैं विस्फोट के कारण। अभी इसके बारे में और वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड क्या होती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर ही गिर जाता है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो बच्चों कभी कभी आपने जो देखा होगा चांद वो आसमान में छोटी सी रोशनी ऐसे गिरते हुए, लोग उसे क्या कहते हैं? तारा टूट कर गिर रहा है, पर वो तारा नहीं होता, वो क्या होता है? उल्कापिंड होता है। और वो जो चमकदार लाइट जो उत्पन्न होती है वो क्यों होती है? वो वायु से घर्षण के कारण होती है। मतलब जब ये वायु से टकराता है तो इसमें आग लग जाती है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखो बच्चों फोटो में क्या है? ये सफेद पट्टी और इसमें क्या है? बहुत सारे तारे, चंद्रमा, ग्रह सब हैं। ये लाखों तारों का समूह है। क्या ये? लाखों करोड़ों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा मानी मिल्की वे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। ये हमारी सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो बच्चों सौर मंडल क्या हमारा इसका छोटा सा एक हिस्सा है। इसमें लाखों तरह की सौर मंडल मौजूद है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो बच्चों बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। अभी हम ब्रह्मांड की जो है वो कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया और ये पिक या एक फोटो दी गई है जिसमें समझाया गया है कि देखो जब पृथ्वी के अंदर हम छोटे से एक जीव हैं जो रहते हैं, और पृथ्वी के बाद क्या आता है? सौरमंडल आता है। सौरमंडल के बाद क्या आता है? आकाशगंगा आता है। आकाशगंगा के बाद क्या आता है? ब्रह्मांड आता है। और इस ब्रह्मांड का आकार अभी तक हमें नहीं मालूम है।
चलिए इसका अभ्यास देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो बच्चों ग्रह और तारों में क्या अंतर है अभी हमने पढ़ा। ग्रहों के पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती और तारों के पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसे आप अपने उत्तर में लिखेंगे। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों सौर मंडल से हम क्या समझते हैं? सौर मंडल एक क्या है? हमारे रहने का एक ठिकाना है जहां पे हम रहते हैं और उसका हमें एक हिस्सा है सौर मंडल का, जिसके केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर मेजर 8 प्लेनेट हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसमें हम रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न उत्तर समझते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो बच्चों सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह कैसे है? सबसे पहले बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, और उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद क्या बृहस्पति ग्रह है, और उसके बाद शनि ग्रह है। शनि के बाद नेपच्यून है और नेपच्यून के बाद यूरेनस है। तो ये 8 ग्रह हैं बच्चों। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बच्चों पृथ्वी को अद्भुत ग्रह? क्योंकि यहाँ पे जीवन मौजूद है, यहाँ पे वायु मौजूद है और यहाँ पे पानी मौजूद है, और यही सब मिलकर पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह बनाते हैं जो कि जीवन के योग्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो हम चंद्रमा के हमेशा एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पे भी 27 दिन में घूमता है और पृथ्वी के चक्कर लगाने में भी ये 27 दिन ही लगाता है, जिसके कारण पृथ्वी का एक ही हिस्सा हमें, चंद्रमा का हमें एक ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई दे पाता है। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड क्या है बच्चों? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल है जिसका अभी तक हमें कोई अंदाजा नहीं है ये कितना बड़ा है, और इस ब्रह्मांड के अंदर ही हमारी आकाश गंगाएं हैं और सौर मंडल है जिसका हम एक छोटा सा पार्ट है या छोटा सा एक हिस्सा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन है बच्चों? शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सबसे तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो किस प्रकार चक्कर लगाते हैं बच्चों? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है बच्चों? ये रहा, ऐसे एक पथ पे चक्कर लगाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, एक बड़े पथ पर एक चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर समान होते हैं, और ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, खाली स्थान को भरते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा शुरुआती लाइनों में, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं बच्चों? आकाश गंगा कहते हैं। तारों की सबसे बहुत सी प्रणालियों को हम आकाश गंगा कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? आकाश गंगा। चौथे वाले में क्या आएगा बच्चों? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे करीब है। और पांचवे में क्या आएगा? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह क्या है बच्चों? यहाँ पे पृथ्वी आएगा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। और छठे में क्या आएगा? ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं। ग्रहों के पास बच्चों अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर या जो भी है अगले टॉपिक पर हम मिलेंगे। हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।